तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये 10th स्टैंडर्ड का क्लास है और इस क्लास में हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे धातु और अधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे। भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु के बारे में हम लोग समझे थे और आज हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा इस मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का सेकंड लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि धातु और अधातु को रासायनिक गुण के आधार पर कैसे बांटा जाता है। इसके अलावा हम लोग उत्कृष्ट गैसों के बारे में भी जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बना सकता है कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि धातुओं के रासायनिक गुण लिखें, अधातुओं का रासायनिक गुण, अलग अलग दो नंबर के क्वेश्चन इसमें से बना सकता है। तो ये अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें किसी भी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाए वह क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु की बात करें। पहला चीज, ये वाले चीज को तो समझेंगे। एक और चीज, जो धातु होता है ना, इधर लिखते हैं, धातु जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, ठीक है ना। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड बनाता है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम लोग इसमें नहीं मेंशन किए हैं लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि धातु का जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम Al, तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। Zn जब जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा Zn, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी तरह से धातुएं जो होती है सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो द्विधर्मी कहलाती है, द्विधर्मी ऑक्साइड। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है, एग्जाम में आ भी चुका है कि द्विधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं। द्विधर्मी मतलब ध्यान समझिएगा, द्विधर्म जिसका गुण दोनों हो, धातु भी हो अधातु भी हो, तो मतलब अम्ल भी हो क्षार भी हो। कहेंगे कि वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण मौजूद हो वह द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ZnO ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, इसमें दोनों है, अम्ल भी है क्षार भी है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा द्विधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा, लिखवा देंगे कि द्विधर्मी ऑक्साइड से आप लोग हम लोग क्या समझते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला। तो पहला जो है, धातुओं के परमाणु सामान्यतः धनायन होते हैं, यानी जो धातु का परमाणु होता है ना वो हमेशा प्लस होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिजिकल वाले में 1 2 3 रहेगा तो धातु होगा, बताया था ना कि यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 है तो क्या होता है, धातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वह हमेशा देने की प्रवृत्ति रखता है, लेने होता है कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है ना। मतलब इनके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह हमारे जो है परमाणु धनायन होते हैं। लेकिन अधातु की बात करें तो हम अधातु में भी आपको फिजिकल गुण में बताए थे कि 5 6 7, आप 5 6 7 कभी देंगे नहीं, हमेशा लेंगे, उसमें लेने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। तो लेने की प्रवृत्ति होती है तो उसे हम लोग कहेंगे परमाणु ऋणायन बोलते हैं, ठीक है ना। ये अधातुएं सामान्यतः परमाणु ऋणायन होती है। जैसे क्लोरीन हमेशा लेता है, कभी दे नहीं सकता है, ठीक है ना। सल्फर ब्रोमीन ये हमेशा लेने की इनमें प्रवृत्ति होती है। समझ में आ गया ना। मतलब हमने सीखा कि धातुएं परमाणु धनायन होती है, अधातुएं परमाणु ऋणायन होती है। समझ में आ गया। अगला चीज बात करें धातुओं के ऑक्साइड। तो देखिए अभी हम बताए कि धातुएं ऑक्सीजन से विकिरण करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। लेकिन वो ऑक्साइड जो होता है ना भास्मिक होते हैं, ठीक है ना, जिसमें भस्म का गुण ज्यादा होता है।
अब ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा भस्म में हो, क्योंकि ये भी तो है द्विधर्मी ऑक्साइड। अम्ल और भस्म दोनों इसमें होता है। अम्ल और भस्म, क्षार और भस्म दोनों एक ही चीज़ है। बस भस्म को हम घोल दे ना, लिक्विड कर दे, तो क्षार कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ हम पढ़े हम लोग अम्ल क्षार वाले चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। याद रखना कि OH हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जहां भी लगेगा वहां पे या क्षार या भस्म आ जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, एक OH होता है, एक O होता है। ठीक है ना, O ऑक्साइड होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो जो भस्म का पहचान कराता है। यानी जिस भी धातु में आपका OH लगा रहे, समझ जाइए कि वह भास्मिक है। ठीक है ना, O लगा रहे तो वो अम्लीय है। ठीक है ना, ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे N2O, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या ऑक्साइड है ना, इसमें हम H2O जल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? भास्मिक बन जाता है। तो कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें कुछ यहाँ पर लिखे हैं, धातुओं में ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, अक्सर भास्मिक देखे जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बात करें तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सीधा बात है भाई कि धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ये जल के साथ अभिक्रिया करके भस्म बनाता है धातु, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? यहाँ पर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से करा है तो H2CO3 मिला है। ठीक है ना, तीसरा बात करें तो धातु तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस देती है। ध्यान देना कि धातु को यदि हम तनु अम्ल में डालेंगे, अब तनु अम्ल मतलब ज़्यादा अम्ल में डालेंगे तो हमेशा गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस। देखा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रहा है ना, लेकिन इसमें भी कुछ साधारण अवस्था में कुछ धातु ऐसा नहीं करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। कुछ धातु में कोई प्रक्रिया, अम्ल में डालो चाहे क्षार में डालो, क्षार में तो भस्म देगा ही, लेकिन अम्ल में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ धातु ऐसे भी होती है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है, देख लो कोई आप लोग देखे हुए कोई धातु है, उसे किसी एक लिक्विड में डालेंगे पूरा उसका परत साफ हो जाता है, बिल्कुल जितना भी उस पर जंग लगा रहता है सब साफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जितने भी उस पर जंग रहता है वो सब नीचे पेंदी में बैठ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर बात करें तो अधातुएं सामान्यतः तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। यहाँ तो बात नहीं खत्म है, अभिक्रिया ही नहीं करेगी, यानी ये कभी तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर ही नहीं सकती, इसका कहानी ही खत्म है यहाँ पर। ठीक है, अगला बात करें तो धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। सामान्य रूप से हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते। यदि हम किसी धातु को हाइड्रोजन के साथ में रखें तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कुछ धातु है जो रिएक्शन करता है। कौन कौन से धातु? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, ये धातु जो है ना केवल हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है। इतना को छोड़कर बाकी कोई धातु हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता है। ये धातु जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, इसलिए हम इसे एक्सेप्शन में लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें बात करें तो अधातुएं जो है ना हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाती है। मतलब इसमें हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है, सब धातु का हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है। NH3, PH3 सब में हाइड्रोजन है, H2O, H2S सब में हाइड्रोजन है। ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है, ये नहीं करती है। ठीक है ना, ये इतने को छोड़कर। ठीक है, अगला बात करें हम लोग तो धातुएं अवकारक होती है। ठीक है ना, अवकारक ऑक्सीकारक हम बताए थे। अवकारक अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दोनों एक साथ लेके कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाता है। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो धातुएं अक्सर अवकारक होती है, लेकिन अधातुएं जो होती है वो ऑक्सीकारक होती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। ठीक है ना, ये जिसमें अपवाद क्या है? कार्बन। कार्बन को किसी से मतलब नहीं है, ये तो बताया था, 4 है इसका, किसी से मतलब नहीं है। आया समझ में? तो ये हमारा था धातु और अधातु में अंतर। ठीक है ना, इस आधार पर अब हम लोग जानेंगे निष्क्रिय गैस के बारे में। ठीक है ना, निष्क्रिय गैस, ध्यान रखें कुछ धातुएं अधातुएं के बीच में भी रिएक्शन बनते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि निष्क्रिय गैस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। पूरे पीरियोडिक टेबल यानी 118 गो तत्व के बीच में ये आपका
जो 6 गैस है यही आपका उत्कृष्ट गैस होता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग इस साइड में इस कॉलम में जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे उत्कृष्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि सभी उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखे, तो सभी उत्कृष्ट गैस हम लोग इस तरह दिखाएंगे। पीछे के क्लास में हम बताए थे कि प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए। और उसके लिए वह अलग अलग बंधन बनाता है, कहीं पर सहसंयोजक बंधन बनाता है तो कहीं पर आयनिक बंधन बनाता है। कब? क्यों? क्योंकि वो अपने बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की संख्या 8 करना चाहता है। आया समझ में? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये जो गैस है ना, ये उत्कृष्ट या अक्रिय या निष्क्रिय इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इस सभी के बाह्यतम कक्षा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। तो पूछेंगे उत्कृष्ट गैस से क्या समझते हैं? तो कहेंगे कि वैसे गैस जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो किसी से भी अभिक्रिया न करे, निष्क्रिय रहे, वही उत्कृष्ट गैस कहलाता है, ठीक है ना। इसमें इसका नाम याद करना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सभी उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो टॉपिक है ना, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उस टॉपिक को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा याद आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले हमें ब्लॉक को समझना पड़ता है। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक आपका 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D, F, ये 4 ब्लॉक, ठीक है ना। इन चारों ब्लॉक को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 ब्लॉक और कक्षाएं होती है, ब्लॉक और कक्षाएं ध्यान रखना कि पहली कक्षा में हम बात करें पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा में केवल S ब्लॉक होता है, ठीक है ना। और S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम, इलेक्ट्रॉन जो होता है अधिकतम 2 होता है। S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। P ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 होगा, ठीक है ना। D ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, ठीक है ना। F में 14। कहने का मतलब यह कि अधिकतम 14 है, इसका अर्थ कि उससे कम रह सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं रह सकता है। वैसे जैसे मान लीजिए एक 5 लीटर दूध की बाल्टी में 5 लीटर से अधिक दूध नहीं रह सकता है, लेकिन 5 लीटर से कम दूध रहेगा। उसी प्रकार 14 इलेक्ट्रॉन है तो इससे कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन अधिक नहीं। ये 2 है तो 2 से कम 1 रह सकता है, लेकिन 3 नहीं रह सकते हैं S ब्लॉक में। अब पहली कक्षा में केवल आपका एक ही ब्लॉक होता है 1, हाँ, तो एक 1:2 इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब यह है ना कि 1 जो है ये कक्षा को संबोधित कर रहा है, यहाँ पर गुणा नहीं है 1 से। 1 जो है यहाँ पर कक्षा को बता रहा है, और S जो है ब्लॉक को बता रहा है, और 2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम कहीं पर इस तरह 1:2 लिखे या कोई भी लिखे, इसका मतलब है कि पहली कक्षा का S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पहली कक्षा के S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह इसको काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो पहली कक्षा में आपका हो गया S ब्लॉक, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी कक्षा की बात करें तो यहाँ पर होता है 2:2 S और P दोनों ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। 1:2 पहला कक्षा होगा पहले, फिर 2:2 और 2p6 इस तरह होता है, ठीक है ना। इसमें आपका पहली और दूसरी दोनों कक्षा होते हैं। यदि हम 3 कक्षा की बात करें तो इसमें 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, ठीक है। 3d भी रहता है, लेकिन 3d भरता नहीं है। पहले चौथा का S भरेगा और फिर उसके बाद इसका D भरेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहला कक्षा में केवल S ब्लॉक, दूसरा कक्षा में SP ब्लॉक, तीसरा कक्षा में SPD ब्लॉक, और चौथा कक्षा में SPDF ब्लॉक। अब इस तरह जितने भी कक्षाएं बनेंगे सब कक्षा में SPDF ब्लॉक बनते जाएंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको लगा लिए। अब हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा कैसे, ठीक है ना। इस तरह लाइन खींच के भी हम लोग समझते हैं पहली कक्षा बढ़ेगा, फिर दूसरी बढ़ेगा, दूसरा का एस पहला कक्षा और दूसरा कैसे इस तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसे सजा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। वो भी एक बनाने का तरीका है, ये भी बताए हैं हम लोग उस क्लास में, आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सिखा रहे हैं। तो आइए हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं हीलियम का। देखिए हम बताएं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस अस्थायी होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन यहाँ पर हीलियम जो है इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तब पहले ही बता चुके हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है ना। इसलिए ये 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसको कोई 7-8 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। अब इसको कौन देगा 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम साझा 3 तक होती है, ठीक है ना। देता भी है 3 तक, साझेदारी 4 तक हो सकता है, ठीक है ना। कार्बन का वो केवल कार्बन का, ठीक है ना। इसे कोई नहीं देने वाला है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम चाचा और भतीजा दोनों 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर खुश रहते हैं, ठीक है ना। समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग आगे बहुत सारे काम करने वाले हैं, ठीक है ना। संरचना भी इसी के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेप्शन है, मतलब इसका 2 ही होगा। लेकिन नियॉन बाकी जितने भी है सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा 1s2 हो गया। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यदि हम संख्या में लिखे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसे एक बार लिखेंगे सबका। इसका हम निकालते हैं तो हो जाएगा 1s2, ठीक है। 2s2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुल, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2p6 sp हो गया ना, दो कक्षा में, या पहली कक्षा या आपका दूसरी कक्षा, ठीक है ना। मतलब 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। यदि इसका हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। अब इसमें भी 3p आएगा ना, 3p6 3d आएगा, लेकिन भरेगा नहीं, 4s2 पहले भरेगा। देखो इसका 2 8 10 10 2 12 और 6 18 हो गया, यहीं पर काम खत्म, 3d की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर हमारा हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर आए हम लोग तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना। 3d रहेगा लेकिन भरेगा नहीं अभी, ठीक है ना। 4s में 2 भरेंगे, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20, और यहाँ पर भर देंगे 10 भर देंगे ना, 20 से 10 30, कितना बचा 6 बचेगा ना। अभी 4p भरेगा, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, हो गया। इसका अभी 36 बन गया। सिंपल है, याद रखना है यहाँ पर, यहीं पर तो यह ध्यान देना है कि एस भरने के बाद डी भरेगा, उल्टा, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 3d जो है 4s के बाद भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एस के बाद भरता है डी, ठीक है ना। और जब एस पी भर जाएंगे ना तब एफ भरेगा, चौथे कक्षा में, तीसरे में एफ नहीं होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p6, इतना तो सेम रहेगा ना। 3s2 3p6 3d, पहले 4s भरेगा 2, फिर d में भरेगा 10, फिर 4p6 6 भर गया, ठीक है ना। अब इसमें आपका d होगा, f भी होगा, लेकिन ये दोनों नहीं भरेंगे। सबसे पहले भरेगा 5s का 2 भरेगा, 5s का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि बचेगा तो पहले d भरेगा, फिर 5 का p भरेगा, फिर f भरेगा, ठीक है ना। मतलब ये ओवर हो जाएगा तो इसमें से ओवरलैपिंग इसमें आएगा, और ये 5p भर जाएगा तब इसमें से आएगा किसमें, f में आएगा, उल्टा, ठीक है ना। यही समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ध्यान देना, कितना होगा 2 8 10 10 2 12 6 18 18 10 28 2 30 36 36 और 2 38। अब इसमें 10 भरेंगे ना, 54 है अभी हमारे पास में, 48, कितना बचा हो 48, 6 बचा ना, 6 डाल देते हैं p में, f में भरने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हमारा हो गया 54। आया समझ में। अब इसका यदि हम बात करें 86 का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में 10 4s2 4p में 6 जाएगा। अब d इसलिए भर दिए क्योंकि भरेगा ही, 86 है, ठीक है ना। और यहाँ पर 4d 4f, पहले 5s में 2, फिर
एस में 2 हो जाएगा, फिर वापस डी में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद पी में 5p में 6 चला जाएगा। हमारा 54 तक तो हो गया ना, ठीक है ना। और 54 में कितना जोड़ेंगे, 14 इसमें जाएगा ना, तो 54 में हम 14 जोड़ देते हैं, कितना होता है 4 4 8 68, अभी तक अभी कम ही है, इसमें हम 14 भरेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें भी 5d आएगा, 5f आएगा, लेकिन भरेगा नहीं, ठीक है। इसमें से जाएगा 6s में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 54 68 2 70, 70 कितना बचा है 86 है ना, ठीक है। तो 70 कितना बचा है हमारे पास 16 बचा है ना, तो 70 और इससे डी में कितना भरेंगे 10 भर देंगे ना, तो 70 और 10 80 हो गया, कितना बचा 6, तो 6p में पहले 6 जाएगा, यदि इससे बचेगा तो f हमें आएगा। समझ में काम हो गया। अब इसका यदि हम लिखेंगे क्रम के रूप में तो देखते हैं, सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाह्यतम कक्षा के मतलब अंतिम सेल, लास्ट सेल। कक्षा के मतलब 1 एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 तीसरी कक्षा को संबोधित करता है। मतलब इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यदि एक यहाँ पर एक है ना, मतलब ये एक कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, बस हो गया, ठीक है। इसमें कितनी कक्षा है 2 है, तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है 2 और दूसरी की कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है 8, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है ना, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 8। देखो अंतिम कक्षा में ये अंतिम सेल है, ठीक है ना। इसका हम लिखते हैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा ये पूरा होगा 10 6 16 2 18, और चौथी कक्षा में 8, ठीक है। इसका हम बात करते हैं 2 8, ये पूरा 18, ठीक है ना, याद रखो 10 6 16 2 18, ठीक है। और ये आपका 5वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है कितना बना 8 बना, ठीक है ना। इसका भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। इसका लिखते हैं 2 8 18, ये भी आपका हो जाएगा, ये पूरा जोड़ेंगे तो 18 होगा, थोड़े नहीं 28 हो, 18 2 20 30 नहीं वैसे होगा 28 होगा, 24 और 32 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आप लोगों का 10 16 2 18, और ये आपका 8। अब देखो जितने भी ये तत्व हैं निष्क्रिय उत्कृष्ट गैस, सबके लास्ट सेल आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। 8 8 8 8, अंतिम कक्षा में केवल अंतिम सेल ही देखते हैं हम लोग, तत्व स्थायी है कि नहीं है, इसके लिए हम केवल अंतिम सेल देखते हैं। तो हमारे अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 8 है, अतः यह उत्कृष्ट गैस है। हमें शॉर्ट में समझा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व को कैसे निकालते हैं, इसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, इसका भी कोई अदर तत्व का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का एक और इससे संबंधित एक टॉपिक बनता है अष्टक नियम। अष्टक नियम कभी कभी ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि अष्टक नियम क्या है। कहेंगे कि वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात वह निष्क्रिय होता है, जिसे हम अष्टक नियम के सिद्धांत कहते हैं। यह अष्टक नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, बस इससे रिलेटेड ही, इसलिए हम बता दें कि अष्टक नियम क्या होता है। यानी जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अष्टक नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। कल हम लोग समझेंगे लुईस बिंदु संरचना यानी लुईस डॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग बॉन्ड भी समझेंगे। कल के क्लास के बाद हम लोगों का जो है संरचना बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यानी आज ये क्लास के बाद जितने भी अब क्लास होंगे सारे चीज़ हम लोगों का इम्पोर्टेंट होने वाला है, और यहीं से समझ जाइए कि अगले चैप्टर का भी हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कि कल के क्लास में, इतना तब तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग।